हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर 8 चतुर्भुज का इंट्रोडक्शन यानी परिचय। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चतुर्भुज के बारे में कि चतुर्भुज होता क्या है। चतुर्भुज चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि मैंने चार रेखाखंड लिए, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। इन चारों को मिला दिया और बंद हो जाए ये, यानी कि इसके अंदर आने और जाने का रास्ता कोई ना हो, बंद आकृति हो, उसे हम क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। ये चार भुजाओं से मिलकर बना होता है और बंद आकृति होती है। फिर इस चैप्टर के अंदर यूज़ होने वाले कुछ स्पेशल वर्ड हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जैसे कि शीर्ष हो गए, आसन भुजाएं हो गई, ठीक है, सम्मुख भुजाएं हो गई, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो पहले मैं उन्हीं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला आता है शीर्ष यानी वर्टेक्स। चतुर्भुज की भुजाओं के प्रतिच्छेदी बिंदुओं को शीर्ष कहते हैं। जैसे चतुर्भुज की भुजाएं ये वाली, ए डी, दूसरी ए बी, एक तो रेखा होगी ये वाली, दूसरी रेखा होगी ये वाली, डी, ये ए, ये बी। ए बी रेखा और ए डी रेखा एक दूसरे को डी पे प्रतिच्छेद करती है। तो जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है वो इसका क्या कहलाएगा? शीर्ष कहलाएगा। तो ये बिंदु ए पर, बी पर, सी पर और डी पर, इन चार बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है, तो इसके क्या कहलाएंगे? इसके शीर्ष। ए बी और सी और डी, ये कौन होंगे? इसके शीर्ष होंगे। फिर बात करते हैं विकर्ण की। विकर्ण क्या होगा? चतुर्भुज के आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंडों को विकर्ण कहते हैं। जैसे कि ए बी सी और डी, चार इसके शीर्ष हैं। इस शीर्ष को सामने वाले से मिला दिया, इस शीर्ष को सामने वाले से मिला दिया, तो जो रेखा में प्राप्त होगी, इन रेखा को कहते हैं विकर्ण। तो चतुर्भुज में कुल मिला के दो ही विकर्ण होते हैं, पहला ए सी, दूसरा बी डी, दो विकर्ण होंगे इसमें। क्लियर? इसके बाद आता है आसन भुजाएं, जिनको इंग्लिश में कहते हैं एडजेसेंट साइड। चतुर्भुज में जिन भुजाओं में उभयनिष्ठ शीर्ष हो उसे आसन भुजाएं कहते हैं। जैसे कि देखो ज़रा, ये मेरी भुजा है ए डी, दूसरी भुजा है ए बी। तो ए डी के अंदर भी ए आ रहा है, ए बी में भी ए आ रहा है, जिसमें कॉमन वर्टेक्स हो यानी कि शीर्ष बिंदु हो, उन भुजाओं को क्या कहेंगे? हम आसन भुजाएं कहेंगे। तो इन दोनों भुजाओं का कॉमन वर्टेक्स कौन हुआ? ए हुआ। तो ए डी और ए बी दोनों आसन भुजाएं होंगी। इसी तरीके से ये देखो, ये बी है, सी है और ए है। ए बी और बी सी दोनों का शीर्ष कौन होगा? बी होगा। तो ये दोनों आपस में कौन होंगी? आसन भुजाएं होंगी। इन शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो साथ वाली भुजाएं आसन भुजाएं कहलाती हैं। जैसे ए डी के साथ वाला कौन है? ए बी, ये दोनों आसन भुजाएं होंगी। ए बी के साथ वाला कौन है? बी सी, ये दोनों आसन भुजाएं कहलाएंगी। बी सी के साथ वाला कौन है? सी डी, ये दोनों आसन भुजाएं कहलाएंगी। यानी साथ वाली भुजाएं, सी डी का साथ में बी सी है, दोनों आसन भुजाएं हैं। सी डी और ए डी ये दोनों आपस में भुजाएं हैं। तो इस तरीके से कुल मिला के चार जोड़े बनते हैं, ए बी बी सी सी डी ए डी और ए डी बी डी। इन भुजाओं के जोड़ों को हम कहते हैं आसन भुजाएं, जिनको इंग्लिश में कहते हैं एडजेसेंट साइड। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है सम्मुख भुजाएं, जिनको इंग्लिश में कहते हैं अपोजिट साइड। देखो नाम से पता लग रहा है, जो अपोजिट साइड में होंगी। जिन भुजाओं में उभयनिष्ठ शीर्ष ना हो उन्हें सम्मुख भुजाएं कहते हैं। इन शॉर्ट में बोला जाए तो आमने सामने वाली जो भुजाएं, उन्हें क्या कहेंगे? सम्मुख भुजाएं कहेंगे। जैसे कि मेरी ये वाली आकृति है सी डी के सामने कौन है? ए बी, ठीक है। इन दोनों में देखो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, कोई भी उभयनिष्ठ शीर्ष होगा ही नहीं। ये डी सी हो गया, ये कौन हो गया? ए बी हो गया। इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, यानी कॉमन शीर्ष बिंदु नहीं है, तो इनको कहेंगे सम्मुख भुजाएं। तो सी डी की सम्मुख भुजा ए बी होगी और ए डी की सम्मुख भुजा बी सी होगी, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है। ए बी की सी डी होगी और ए डी का बी सी भुजा होगी, सम्मुख भुजाएं। क्लियर? इसके बाद आते हैं आसन कोण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडजेसेंट एंगल। नाम से पता लग रहा है, जैसे पीछे पढ़ा था एडजेसेंट साइड, यहाँ एडजेसेंट एंगल है। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए आप ये समझ लें कि साथ वाला कोण ही एडजेसेंट कोण कहलाएगा, आसन कोण। चतुर्भुज की एक ही भुजा व बनने वाले कोण आसन कोण कहलाते हैं। यानी एक ही भुजा पर देखो ज़रा, हमारी ये ए बी है, ए बी के ऊपर दो कोण बने हुए हैं, एक तो ये वाला कोण और दूसरा ये वाला कोण, ये दोनों कोण होंगे। इन दोनों कोण को हम क्या कहेंगे? आसन कोण। इसी तरीके से बी सी भुजा है, इसके ऊपर बी बना हुआ है और ये सी बना हुआ है, तो बी और सी
दोनों आपस में आसन कोण होंगे। सी डी भुजा है, इस पे भी दो कोण बने हुए हैं, सी और डी दो कोण बने हुए हैं। इसी तरीके से ए डी भुजा है, इस पे कोण ए और डी बने हुए हैं, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, आसन कोण। इन शॉर्ट में कहा जाए तो जो साथ वाले कोण होते हैं उन्हें कहते हैं आसन कोण। कोण ए और कोण बी आसन है, कोण बी और सी आसन कोण है, कोण सी और डी आसन कोण है, कोण डी और ए आसन कोण है। इसी को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। आप वीडियो को बीच में पॉज करके इन्हें नोट करते रहें। इसके बाद हमारा अगला रूल आता है चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म से। इस रूल का मतलब होता है कि चतुर्भुज में कुल मिला के 4 कोण होते हैं, कोण ए, बी, सी और डी। इन चारों को जोड़ दिया जाए तो इनका जोड़ 360 डिग्री के बराबर होता है। इसे कहते हैं चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म से, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे समलम चतुर्भुज के बारे में। समलम चतुर्भुज क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या, परिभाषा। यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा, जोड़े को हिंदी में कहेंगे युग्म, यानी कि प्योर हिंदी युग्म को बोला गया है बुक के अंदर, समांतर हो तो उसे समलम चतुर्भुज कहते हैं। जैसे मैंने कोई भी चतुर्भुज बना दिया, चाहो तो ए बी और सी डी दोनों आपस में समांतर हो, या ए डी और बी सी ये दोनों आपस में समांतर हो, कोई भी एक जोड़ा अगर समांतर हो जाता है तो उसे समलम चतुर्भुज कहेंगे। अब समांतर भुजाएं क्या होती हैं, दो ऐसी रेखाएं जिनको आप इनफाइनाइट तक बढ़ाते रहें, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, उन्हें कहते हैं समांतर भुजाएं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं जिनके बीच की लंबवत दूरी, जिनके बीच की लंबवत दूरी अगर समान रहे तो उन्हें भी क्या कहेंगे, हम समांतर रेखा कहेंगे। अगर बस एक जोड़ा अगर समांतर हो, जैसे ए बी और सी डी समांतर है, तो इसे हम समलम चतुर्भुज कह सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर लिखा आ जाए कि भाई ये चतुर्भुज है, सिद्ध करो कि ये समलम चतुर्भुज है, तो क्वेश्चन जो चैप्टर 8 हमारा, इसमें सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे मोस्टली। तो इसको प्रूफ करने का जो तरीका है वो देखो क्या है, सिद्ध करना है। अगर हमें सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज है एक समलम चतुर्भुज है, तो कैसे सिद्ध करेंगे, कोई चतुर्भुज समलम चतुर्भुज, तो ये सिद्ध करना होगा हमें कि ये भुजाएं दोनों क्या हैं, समांतर हैं। अगर हम ऐसा सिद्ध कर देते हैं तो उससे सिद्ध हो जाएगा कि समलम चतुर्भुज होगा। या तो ये दोनों जोड़े समांतर हों या ये दोनों जोड़े समांतर हों। देखो ये दोनों समांतर नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने एक चतुर्भुज बनाया, ये दोनों भुजाएं ही समांतर हो सकती हैं, ये दोनों नहीं हो सकती, क्यों, अगर मैं इसको कंटिन्यूली बढ़ाता रहता हूँ और इसे कंटिन्यूली बढ़ाता रहता हूँ तो एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाती हैं, जबकि समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो ये दोनों रेखाएं कभी भी आपस में समांतर नहीं हो सकती, ये दोनों हो सकती हैं, लेकिन हमें सिद्ध करना होगा। वो सिद्ध तो हम क्वेश्चन के अंदर करना सीखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से मैंने कि ये वाली आकृति भी बनाई है, ये और ये रेखा दोनों आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। कैसे, अगर मैं इसको बढ़ाता जाऊँ, इसको बढ़ाता जाऊँ, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। वहीं पर ये रेखा देखो, इसको बढ़ाया, एक दूसरे को यहाँ पे प्रतिच्छेद कर दिया, तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर नहीं हो सकती, ये दोनों समांतर हो सकती हैं। चाहे इसको नीचे से बढ़ा लो, प्रतिच्छेद नहीं करी एक दूसरे को, तो ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। इसीलिए मैंने लिखा है अगर सिद्ध करना है कि समलम चतुर्भुज है तो आपको सिद्ध करना होगा भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है, या तो ये दोनों समांतर हैं या फिर ये दोनों समांतर हैं, इस तरीके से सिद्ध करना होगा। अब इसके कुछ गुणधर्म भी है, प्रॉपर्टी भी है, ठीक है, जिनको रूल भी कह सकते हैं। मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 में पढ़ाया था, अगर दो रेखाएं आपस में समांतर हो तो आप तो या तो सी कह सकते हो या फिर यू कह सकते हो। तो अंदर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसको मैंने आपको बताया था आंतरिक क्रमागत कोण कहते हैं, इंग्लिश में को इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर भी तो वही सीन होगा, दोनों रेखाएं समांतर हैं, क्या बना हमारा सी, तो एंगल ए और डी इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्या बन रहा है सी। दोनों रेखाएं समांतर है तो इस वाले एंगल का जोड़ और इस वाले एंगल का जोड़ आपस में कितना होगा 180 डिग्री। आकृति अगर ऐसे है तो ये रूल लगेगा। और अगर ए बी सी डी के समांतर है तो एंगल ए और एंगल डी इनका जोड़ 180 होगा। इसी तरीके से एंगल बी और एंगल सी इनका जोड़ कितना होगा 180 होगा।
तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो इनके जो ये कोण होंगे आसन कोण, इनका जोड़ 180 होगा, इन आसन कोणों का जोड़ 180 होगा। ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो इन दोनों कोणों का जोड़ 180 होगा, इन दोनों कोणों का जोड़ 180 होगा। आप इसको आंतरिक कर्मागत कोण भी कह सकते हो। क्लियर? आप इसी वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। ये आप रूल जो है समलम चतुर्भुज में इस्तेमाल कर सकते हो। जब हमें कभी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है तो उसके बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन सा रूल अप्लाई किया जा सकता है। तो इसीलिए मैंने वही रूल आपको यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे आयत को भी बारे में पढ़ेंगे, समांतर सम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उन तक अगर हमें पहुंचना है तो सभी के सभी रास्ते समांतर चतुर्भुज से ही होके निकलेंगे। तो ये हमें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। देखो क्या इसमें समांतर चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेललोग्राम, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है, डबल डंडे खींचो जीएम लगा दो, हिंदी में भी चल जाता है, इंग्लिश में भी चल जाता है। ये शॉर्ट फॉर्म है, सिंबॉलिक फॉर्म। इसकी डेफिनेशन क्या है? यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर हो तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि अगर आपके पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है या फिर आपने प्रूफ कर दिया कि ए बी समांतर है सी डी के और बी सी समांतर सी डी के है, तो ये क्या कहलाएगा? समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। ये इसकी डेफिनेशन होगी। सम्मुख भुजाएं दोनों जोड़े, ये भी समांतर हो ये भी समांतर हो, तो उसे क्या कहेंगे? समांतर चतुर्भुज। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्या? यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समान व समांतर हो तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। यानी अगर आपने सिद्ध कर दिया कि ये भुजा और ये भुजा आपस में समांतर भी है और समान भी है, या फिर केस नंबर 1 और केस नंबर 2 दोनों में से कोई भी एक केस पॉसिबल हो सकता है। केस 2 के अंदर या तो आपको केस 1 में ये वाली दोनों साइड बराबर होंगी, पैरेलल होंगी, या फिर दूसरे केस में ये दोनों साइड भी हो सकती हैं, दोनों पैरेलल हो, ए डी पैरेलल बी सी की हो और ए डी इक्वल हो बी सी की। पैरेलल का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, दोनों लाइनों को आप कितना ही बढ़ाते जाओ कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, समांतर रेखाएं होंगी। और बराबर का मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 ही होगी। बराबर का मतलब ये होता है दो रेखाएं समांतर हैं तो ऐसा होना ज़रूरी नहीं कि दोनों बराबर होंगी। ये 5 है, ये 15 है, तो ज़रूरी तो नहीं है, बट समांतर तो है। समांतर का मतलब है कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। क्लियर? तो यहाँ पर दो डेफिनेशन मैंने बताई, या तो दोनों जोड़े ये वाला और ये वाला पैरेलल हो, या फिर एक जोड़ा इक्वल भी हो पैरेलल भी हो, या तो ये दोनों हो केस 1, केस 2 में ये दोनों पैरेलल हो इक्वल हो। ये इसकी डेफिनेशन कहलाएगी। अगर हमें क्वेश्चन में लिखा जाता है प्रूफ करो कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, तो उसको हम किस तरीके से सिद्ध करेंगे? देखो ज़रा, तो पहला है हमारा सिद्ध करना है ABCD चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमारे पास कुल मिला के 4-5 मैथड हैं। पहला तरीका तो जैसे इनकी डेफिनेशन है वही डेफिनेशन ही हमें प्रूफ करनी होती है एक तरीके से। तो मेथड नंबर 1 होगा कि दोनों जो सम्मुख भुजाओं का युग्म समान व समांतर हो। ठीक है, यानी कि एक जोड़ा, एक युग्म लिखेंगे, या तो ये दोनों क्या हो, इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, ये इसकी डेफिनेशन थी। या तो ये करना पड़ेगा, या फिर ये वाली दोनों भुजाएं समांतर हो या समान हो, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी हमें, तो सिद्ध हो जाएगा ये समांतर चतुर्भुज है। दूसरा तरीका ये है, हमें ये सिद्ध करना पड़ सकता है कि ये दोनों भुजाएं समांतर हैं और ये दोनों भुजाएं भी समांतर हैं। यहाँ पे इक्वल करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपको इतना करना है ये दोनों समांतर हैं और ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं, तो वो क्या कहलाएंगी? समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। अगर हमें क्वेश्चन में लिखा आ जाता है कि प्रूफ करो कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो या तो हम इसको फॉलो करेंगे या इसको फॉलो करेंगे। इनके अलावा और भी तरीके हैं जिनके द्वारा हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है। देखो मेथड नंबर 3, अगर हम सिद्ध कर देते हैं कोई चतुर्भुज है जिसके सम्मुख कोण क्या है, समान है, ए बराबर सी के है, एंगल बी बराबर डी के है, तो सिद्ध हो जाएगा कि वो एक समांतर चतुर्भुज होगा। या फिर हम ये सिद्ध कर देते हैं कि इसके जो विकर्ण है AC और BD
एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, तो उससे भी सिद्ध हो जाएगा कि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज होगा। ये सिद्ध करते हैं हम AO बराबर OC के, OD बराबर OB के। अगर हम ये चीज़ भी सिद्ध कर देते हैं कि AO बराबर OC के, OB बराबर OD के, तब भी सिद्ध हो जाएगा ये समांतर चतुर्भुज है। या फिर हम केवल इतना भी कर दें कि AB बराबर है CD के या AD बराबर है BC के, हम केवल इतना भी कर दें तब भी सिद्ध हो जाएगा कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। आमने सामने की भुजाएं बराबर कर दें, ठीक है। तो इसके कुल मिला के 5 तरीके हैं। तो इन 5 तरीकों को मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। ये मेथड 1 है। मेथड 1 में क्या बताया था, एक जोड़ा बराबर व समांतर हो, या फिर ये वाला जोड़ा बराबर या समांतर हो। दूसरा, दोनों जोड़े आपस में समांतर हो, ये इसके समांतर ये इसके समांतर। तीसरा, अपोजिट एंगल बराबर हो। चौथा, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हों, ये विकर्ण है, AO बराबर OC के, OD बराबर OB के। पांचवा, कि ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर है, सिद्ध हो जाएगा समांतर चतुर्भुज है। अगर आपने समांतर चतुर्भुज को सिद्ध करना सीख लिया तो आगे के जो प्रोसीजर है वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि बाकी जितने भी पार्ट बचते हैं उनके अंदर पहले समांतर चतुर्भुज ही सिद्ध करना होता है, फिर काम को आगे बढ़ाना होता है। तो आपको ये आना बहुत ज़रूरी है। तो इन 5 रूल के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसे नोट कर लें। अब हम डिस्कस करेंगे समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म के बारे में, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी। तो पहला रूल है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। देखो, सर्वांगसम का मतलब मैंने आपको चैप्टर 7 में बहुत डिटेल में समझाया है, उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर 7 के अंदर आप पहले चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन ज़रूर देखें, उसमें सर्वांग समता को मैंने बिल्कुल डिटेल से समझाया है, ठीक है। सर्वांग समता फिर भी मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। सर्वांग सम क्या होता है, 2 ऐसी आकृतियाँ जो हूबहू एक जैसी हो, साइज़ में भी शेप में भी। यानी कि साइज़ का मतलब अगर एक लाइन 5 सेंटीमीटर की तो दूसरी भी 5 की ही हो, ठीक है। और शेप भी उनका एक जैसा होना चाहिए, यानी एक ट्रायंगल है तो दूसरा भी ट्रायंगल ही हो, और जिनका जितनी भी लाइन सेगमेंट है वो बराबर ही होंगे, बिल्कुल सेम टू सेम, उन्हें बोलेंगे सर्वांगसम। एग्जाम्पल, जैसे कि लड़की अपने कान में ईयरिंग पहनती है, दोनों बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। कोई भी लेडीज़ होती है, उसके एक हाथ में जो पहनने वाली चूड़ियाँ होती हैं उनका साइज़ भी क्या होता है, एक जैसा होता है। यानी जो जिनका डिज़ाइन जो शेप में साइज़ में एक जैसे होते हैं बोलते हैं सर्वांगसम। तो ये जो विकर्ण है ना, समांतर चतुर्भुज को 2 ऐसे त्रिभुजों में बांटता है जो बिल्कुल सेम टू सेम है। ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बिल्कुल सेम टू सेम है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, सर्वांगसम। सर्वांगसम को लिखने का तरीका ये है, बट कंडीशन अप्लाई, ABCD समांतर चतुर्भुज होना चाहिए, तभी उसका विकर्ण उसको 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करेगा। देखो, मैंने 2 लाइनें खींची, उसके बाद ये सिंबल बना है, इसका मतलब है सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं एक दूसरे के, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल हूबहू। अगर ये 5 है तो ये 5, 3 है तो ये 3, ये 4 है तो दोनों ट्रायंगल में ये तो सेम ही रहेगी। इसी तरीके से ये दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। बट कब, जब ये एक समांतर चतुर्भुज आपको गिवन होगा तब। किसी भी चतुर्भुज की बात नहीं करा मैं, आपको कैसा भी चतुर्भुज दे दे, ऐसा दे दे और बोले कि दोनों सर्वांगसम है, नहीं। आपको ये लिखा होना चाहिए कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, तभी उसका विकर्ण BD उसको 2 सेम टू सेम त्रिभुजों में विभाजित करेगा जो कि दोनों आपस में सर्वांगसम होंगे। फिर अगली इसकी प्रॉपर्टी आती है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं समान व समांतर होती हैं। ये दोनों भुजाएं समान भी होती है, समांतर भी होती है। अगर आपके पास ये गिवन इन्फॉर्मेशन है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम लिख सकते हैं कि ये भुजा इसके बराबर भी है और समांतर भी है, AD BC के बराबर भी है और समांतर भी है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये समांतर चतुर्भुज है, तभी आप ये रूल इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर सम्मुख कोण समान होते हैं। अब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि ABCD समांतर चतुर्भुज है, तो आप लिख सकते हो कि कोण A बराबर C के होगा, कोण D बराबर कोण B के होगा। बट कब, जब आपके पास इन्फॉर्मेशन हो कि ABCD समांतर चतुर्भुज है, तब आप ये रूल लिख सकते हो, ठीक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल आता है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को
समद्विभाजित करते हैं। जैसे आपको लिखा हुआ आ गया कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो विकर्ण कौन है, ए सी और बी डी। तो ये क्या करेंगे, दूसरे को समद्विभाजित, मतलब जितना ए ओ है उतना ओ सी होगा। मान लो ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 3 होगा। ये अगर 2 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। ऐसा आप कब इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। एक बात का ध्यान रहे, इसके विकर्ण आपस में सम बराबर नहीं होते। मान लो ए सी है 6 सेंटीमीटर का तो बी डी 4 का होगा, या कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन दोनों आपस में कभी भी बराबर नहीं होते हैं। क्लियर। इसके बाद में अगला रूल है इसका कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमने समलंब चतुर्भुज में पढ़ा था कि ये भुजा समांतर होती है, तो उसमें केवल ए और डी इनका जोड़ 180 था, सी और बी इनका जोड़ 180 था। लेकिन यहाँ तो ये दोनों भी समांतर हैं और ये दोनों भी समांतर हैं। मैंने आपको ऊपर बताया, जब दोनों ही जोड़े समांतर है तो दोनों आसन कोणों का जोड़ 180 होगा। ए प्लस बी इनका जोड़ भी 180 होगा, बी प्लस सी इनका जोड़ भी 180 होगा, सी प्लस डी इनका जोड़ भी 180 होगा, ए प्लस डी इनका जोड़ भी 180 होगा। ये जोड़ 180 वाला रूल केवल और केवल तभी अप्लाई होता है जब आमने सामने वाली भुजाएं समांतर हों। ये दोनों समांतर हैं इसलिए इनका जोड़ 180, इनका जोड़ 180। ये दोनों समांतर हैं इसीलिए इन दोनों का जोड़ 180, इन दोनों का जोड़ 180। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में रूल अप्लाई हो जाता है क्योंकि दोनों सम्मुख भुजाएं समांतर होती इसलिए। अब अगला आता है हमारा पॉइंट आयत। आयत की डेफिनेशन क्या है, हमें बुक में जैसे कि बताया गया है, एक आयत वह समांतर चतुर्भुज होता है जिसका कोण समकोण हो। यानी आपको ये गिवन दे दे ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अगर हमने उसका एक भी कोण, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, एक कोण भी अगर 90 डिग्री सिद्ध कर दिया तो चारों क्या होंगे, बराबर ही हो जाएंगे। क्यों, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। तो ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90। इन दोनों का जोड़ 180 होता है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तभी तो जोड़ 180 बनेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, एक समांतर चतुर्भुज हो जिसका सिर्फ एक कोण अगर 90 डिग्री हो जाता है तो उसे हम आयत कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती है, समांतर भी होती है। ए बी बराबर सी डी के, ए बी समांतर सी डी के, ए डी बराबर बी सी के और ए डी समांतर बी सी के। एक तो ये डेफिनेशन है। इसकी ये भी डेफिनेशन हो सकती है, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, आयत होता है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक तरीके से मैंने समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन ही लिखी है। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो, ये इसके समांतर हो, ये इसके समांतर हो, तो समांतर चतुर्भुज हो गया। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, चाहे एक कोण 90 डिग्री का हो, चाहे प्रत्येक 90 डिग्री का हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर एक 90 का हो गया तो चार ऑटोमेटिकली 90 के हो जाएंगे। तो चाहे प्रत्येक लिख दो चाहे एक लिख दो, दोनों का मतलब एक ही होगा। तो डेफिनेशन इसकी ये भी बनती है, डेफिनेशन ये भी बनती है। आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन इसकी यूज़ कर सकते हो आयत की डेफिनेशन बताने के लिए। तो आयत एक समांतर चतुर्भुज है, क्यों यहाँ पर भी वही बात लिखी है और यहाँ पे भी वही बात लिखी है। सम्मुख भुजाएं समांतर हो, ऑटोमेटिकली समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। प्रत्येक कोण हो चाहे एक कोण हो, प्रत्येक 90 डिग्री हुआ तो भी आयत कहलाएगा, एक 90 डिग्री हुआ तो भी आयत ही वो कहलाएगा। तो ये तो होगी आयत की डेफिनेशन। ठीक, आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। अब हमें अगर क्वेश्चन में आ जाए सिद्ध करो कि चतुर्भुज एक आयत है, तो जैसे कि इसकी डेफिनेशन हमें पड़ी थी हम उसी को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमें सिद्ध करना होगा कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज सिद्ध कैसे करते हैं उसको मैंने आपको पहले ही बता दिया, 5 तरीके थे उसके सिद्ध करने के। तो पहला काम आपको ये करना होगा कि इसे सिद्ध करना होगा ये समांतर चतुर्भुज है। दूसरा काम ये करना होगा कि कोई एक कोण 90 डिग्री के समान हो। अगर आप ये दो चीज़ें सिद्ध कर देते हैं तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये एक आयत है। ठीक है, अब आयत की कुछ विशेषताएं हैं, प्रॉपर्टी हैं। पहली है, आयत की सम्मुख भुजाएं समान व समांतर होती हैं। ए बी बराबर सी डी के भी होता है, साथ में साथ समांतर भी होता है। ए डी बी सी के बराबर भी होता है, समांतर भी होता है। और समांतर की डेफिनेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दो ऐसी रेखाएं जिनको कितना ही बढ़ा लें घटा लें कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये आयत की विशेषता होगी। अगली है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री के समान होता है। कोण ए बी सी डी चारों कोण कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं।
अगला है विकर्ण परस्पर, विकर्ण बराबर होते हैं व परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यानी कि जो AC और BD है ये दोनों बराबर भी होते हैं, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, जबकि समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है। अब आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो जाता है तो इसके विकर्ण भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। साथ ही साथ समद्विभाजित भी करते हैं। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब बांट देना। जितना AO होगा उतना OC, जितना OB होगा उतना ही क्या होगा, OD होगा। हम दोनों विकर्ण बराबर होने की वजह से इसको ऐसा भी ले सकते हैं कि AO, OC, OB, OD चारों आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। क्यों, ये 6 है तो ये 6 होगा, समद्विभाजित करते हैं तो ये 3 3 3 3, तो चारों आपस में बराबर हो जाएंगे एक तरीके से। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज की डेफिनेशन क्या है। किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के जोड़े समांतर हो वह सभी भुजाएं बराबर हों। यानी कि ये भुजा इस भुजा के क्या हो, समांतर, ये भुजा इस भुजा के समांतर हो। समांतर का मतलब दोनों रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, ये दोनों रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, और चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। AB बराबर BC बराबर AD। मान लो ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, अगर ये 10 है तो ये भी 10 10, मतलब चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। कोई भी कोण समकोण ना हो, मतलब एंगल ABCD समकोण 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर 90 डिग्री कर दिया तो ये वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, तो उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। ये तो मैंने एज अ स्टेटमेंट में लिख के दिखाया। अब अगर मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, चारों बराबर होंगी। साथ ही साथ AB समांतर होगी CD के, AD समांतर होगी BC के। ये इसकी डेफिनेशन है। देखो जो हम सिद्ध करने का काम करते हैं वो बेसिकली इसकी डेफिनेशन से ही जुड़ा होता है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ, ये भी अगर हमें इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये भी एक तरीके से समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन को फॉलो करता है। कैसे, किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के जोड़े समांतर हो, मतलब ये इसके समांतर हो, ये इसके समांतर हो, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया, एक तरीके से समांतर चतुर्भुज तो बना। बट समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के बराबर होती हैं, और इसमें क्या होता है, चारों बराबर होती हैं। ये फ़र्क है। ठीक है, या तो इसकी डेफिनेशन ये हो सकती है, या फिर आप इसकी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो, एक समचतुर्भुज वह समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं समान हो। क्योंकि यहाँ पे समांतर वर्ड जो यूज़ किया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक एक तरीके से समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन को ही बोला गया है। तो इसको बोलने की बजाय आप ये भी बोल सकते हो, भैया एक समचतुर्भुज वह समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। यहाँ पर भी देखो इसी बात को फॉलो किया गया, किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के जोड़े समांतर हो। देखो ये यहाँ तक की डेफिनेशन समांतर चतुर्भुज की ही है। क्लियर है, इसके बाद शुरू होती है समचतुर्भुज की, भाई चारों भुजाएं बराबर हो, कोई भी कोण 90 डिग्री का ना हो, उसे समचतुर्भुज कहेंगे। आप इस डेफिनेशन को फॉलो कर सकते हैं, इस डेफिनेशन, दोनों डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट हैं। अब अगर ये समांतर चतुर्भुज होगा तो डेफिनेटली ये इसके समांतर होगी, ये इसके समांतर होगी, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, मतलब AB BC CD और AD आपस में क्या रहेंगी, बराबर, तो उसे बोलेंगे समचतुर्भुज। अब हमें सिद्ध करना हो कि किसी चतुर्भुज को समचतुर्भुज कैसे सिद्ध करेंगे, तो उसको डिस्कस करेंगे। पहले आप इस जो टॉपिक है इस टॉपिक को पोज करके इसे नोट कर लें। तो सिद्ध करने का तरीका, हमें सिद्ध करना है ABCD एक समचतुर्भुज है। तो पहला स्टेप तो ये होगा, सबसे पहले सिद्ध करना होगा कि ये समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या थी, सबसे पहले समांतर चतुर्भुज को फॉलो करती है। तो सबसे पहले हम ये सिद्ध करेंगे समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज सिद्ध कैसे करते हैं उसको मैंने आपको 5 तरीके बताए थे सिद्ध करने के लिए। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप, इस चतुर्भुज की आसन भुजाएं समान हैं, सभी आसन भुजाएं। ठीक है, मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये चारों भुजाएं आपस में क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। ठीक है, इसका मतलब ये है AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। अगर हम ये दो चीज़ें कर देते हैं तो सिद्ध हो जाएगा कि ये एक समचतुर्भुज है। पहले से स्टेप 1 में क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, तो सिद्ध हो जाएगा कि ये एक समचतुर्भुज है। हर चतुर्भुज की अपनी ही कुछ कंडीशन है, कुछ रूल है, विशेषताएं हैं, तो इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं। देखो जरा, पहली विशेषता है इसकी ये है कि
समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसका विलोम भी सत्य है। यानी इसके जो विकर्ण है, यहाँ इनका प्रतिच्छेद बिंदु है, इस बिंदु पे समकोण बनाते हैं, मतलब AOB, BOC, COD और AOD। यहाँ पे क्या बनाएंगे, ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ऐसा कब होगा, जब आपको ये दिया जाए कि ये एक समचतुर्भुज है, तब आप ये लिख सकते हो कि विकर्ण एक दूसरे को जो विभाजित करेंगे वो समकोण पे करेंगे। एक तो ये, दूसरा वर्ड भी इस्तेमाल हुआ है समद्विभाजित, मतलब समान दो भागों में बांटना। जितना AO उतना OC, जितना OD उतना ही OB होगा। लेकिन ये बात ध्यान रहे, विकर्ण बराबर नहीं होंगे। AC की लेंथ बड़ी होगी, BD की लेंथ छोटी होगी। AC नॉट इक्वल टू BD, दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। ये यहाँ तक का मतलब मैंने आपको समझाया कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये विकर्ण थे, समकोण ये था, विभाजित समद्विभाजित करते मतलब OC बराबर OA, OD बराबर OE। अब आगे की लाइन दे रखी, इसका विलोम भी सत्य है। विलोम का मतलब इसका उल्टा कर दिया जाए। अगर हमें ये गिवन था तो हमने इसका रिजल्ट ये निकाल सकते हैं। विलोम में क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा। अगर हमें ये दे दिया जाए, विलोम में क्या दे दिया जाए कि आपके पास कोई चतुर्भुज है जिसके अंदर AO बराबर OC, OD बराबर OB, एक तो ये दे दिया जाए, साथ ही साथ ये दे दिया जाए AOB, BOC, COD और AOD एक दूसरे पर 90 डिग्री बनाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ABCD क्या होगा, एक समचतुर्भुज होगा। क्लियर है? अगर आपको दिया है ABCD समचतुर्भुज है तो आप इन दोनों रूल को लिख सकते हैं। अगर आपके पास ये रूल गिवन है तो आप लिख सकते हैं कि ये समचतुर्भुज है। क्लियर? सेकंड कंडीशन आती है, समचतुर्भुज की समस्त भुजाएं बराबर होती हैं व सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। यानी कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, चारों बराबर रहेंगी। AB समांतर रहेंगी CD के और AD समांतर रहेगी BC के। हम ये लिख सकते हैं। ऐसा कब लिख सकते हैं, जब आपको क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन हो कि यह एक समचतुर्भुज है, तब आप इस तरीके से इसकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हो। चारों बराबर रहेंगी, आमने सामने वाली समांतर रहेंगी। फिर अगला रूल है, समचतुर्भुज में सम्मुख कोण समान होते हैं। यानी कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ABCD समचतुर्भुज है, तो आप लिख सकते हो कि इसके कोण भी आपस वाले सामने सामने वाले बराबर होंगे। कोण A बराबर होगा C के, B बराबर होगा D की। ठीक। अगला रूल आता है, समचतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखो, दोनों भुजाएं आपस में क्या समांतर है, ये भी आपस में क्या समांतर है, तो इसके आसन कोण यानी कि एंगल A और B, इनका जोड़ भी 180 होगा। B और C इनका जोड़ भी 180 होगा। C और D इनका जोड़ भी 180 होगा। A और D का भी जोड़ 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपस में आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। इसीलिए इनके आसन कोणों का योग भी क्या रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। अब हम डिस्कस करेंगे वर्ग के बारे में कि वर्ग क्या होता है। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यदि किसी आयत की सभी भुजाएं बराबर हों, उसे वर्ग कहते हैं। तो देखो, मैंने आप यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया है, वर्ग का, सॉरी आयत का इस्तेमाल किया है, क्योंकि आयत में सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। ये इसके बराबर होती है, ये इसके बराबर होती है, लेकिन चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होंगी। आयत में आमने सामने के बराबर होती हैं, लेकिन अगर चारों को बराबर कर दिया जाए उसी आयत में, तो वो क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है, जिसका प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर ही होता है। आयत में भी होता है, इसीलिए यहाँ पर 90 डिग्री के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, क्योंकि आयत में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसका प्रत्येक कोण या एक कोण 90 डिग्री के समान होता है। क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन क्या आई कि एक आयत जिसकी चारों भुजाएं समान हो उसे वर्ग कह सकते हैं। ये भी इसकी डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन इसकी ये भी होगी, किसी समचतुर्भुज की एक कोण 90 डिग्री का हो तो वह वर्ग कहलाता है, क्योंकि समचतुर्भुज की डेफिनेशन क्या कहती है, चारों भुजाएं बराबर हों, आमने सामने की समांतर होती है, तो वो समचतुर्भुज होता है। अगर उसका एक कोण 90 डिग्री का कर दिया, हमने इसकी प्रॉपर्टी में पढ़ा था, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये 90 तो ये 90 होगा। आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये 90 तो ये भी 90 ही होगा, क्योंकि 90 + 90 180 बनाएगा। इसीलिए आयत हो तो चारों भुजाएं बराबर होंगी, उसे वर्ग कहेंगे। समचतुर्भुज है तो उसका केवल एक कोण 90 डिग्री हो तो उसे हम वर्ग कहेंगे।
आप इस डेफिनेशन को भी बोल सकते हो और इस डेफिनेशन को भी बोल सकते हो। दोनों में कॉमन चीज़ क्या है? चारों भुजाएं बराबर हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। चारों भुजाएं बराबर हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। लिखने के बस तरीके अलग अलग है, बाकी दोनों में बात एक ही बतलाई गई है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा वर्ग। आप पॉज करके इसे वीडियो को नोट कर लें। अगर अब हमें सिद्ध करने के लिए आ जाए कि ये एक वर्ग है, तो देखो सबसे पहले मैंने क्या डेफिनेशन, दो डेफिनेशन यूज़ की, एक आयत और एक समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज से ही हम वर्ग बनाते हैं, और समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें सिद्ध करना होता है वो समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो इनकी जो सबकी शुरुआती चेन है वो समांतर चतुर्भुज से ही चलेगी। तो सबसे पहले हमें सिद्ध करना होगा कि एक समांतर चतुर्भुज है, ताकि ये सिद्ध हो जाए सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर होंगी। फिर हमें सिद्ध करना होगा कि आसन भुजाएं समान है सभी, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ई डी, चारों आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? समचतुर्भुज बन जाएगा। समचतुर्भुज बनने के बाद थर्ड स्टेप हम करेंगे कि कोई भी इसका एक कोण 90 डिग्री का बन जाए। अगर एक 90 डिग्री का बन गया तो चारों ऑटोमेटिकली 90 डिग्री के बन जाएंगे, क्योंकि समूह कोण बराबर होते हैं। ये 90 है तो ये 90 है, दोनों का जोड़ 180 होता है। ये 90 है तो ये भी 90 ही होगा, तभी तो जोड़ मिला के 180 बनेगा। तो यानी कि कुल मिला के इसके 3 स्टेप बनेंगे। सबसे पहले सिद्ध करना होगा वो समांतर चतुर्भुज है, फिर सिद्ध करेंगे चारों भुजाएं बराबर है, चारों भुजाएं बराबर करते वो समचतुर्भुज बन जाएगा। फिर सिद्ध कर देंगे एक कोण 90 डिग्री का, तो फिर वो क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। क्लियर? इससे सिद्ध हो जाएगा कि ये एक वर्ग है। अब हम वर्ग की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जैसे कि विकर्ण है, समचतुर्भुज के भी विकर्ण जो होते हैं समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज में बराबर नहीं होते हैं, वर्ग में बराबर होते हैं। ए सी बराबर बी डी क्यू होता है, किसमें होगा? वर्ग होगा। तो इसका विलोम भी सत्य है। पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक इस बात का मतलब समझेंगे कि अगर दो विकर्ण बनाए वर्ग के अंदर ए सी और बी डी, लेकिन आपको पहले एक ईवन होना चाहिए कि ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, अगर एक ईवन होगा तो आप लिख सकते हो कि ए सी और बी डी बराबर भी होंगे। साथ ही साथ ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी और ए ओ डी क्या बनाएंगे? 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। साथ ही साथ जितना ए ओ है उतना ओ सी होगा, जितना ओ बी है उतना ही क्या होगा? ओ डी होगा। हम यह भी कह सकते हैं कि चारों आपस में क्या रहेंगे? बराबर भी रहेंगे। ठीक है, इनका कंक्लूजन यानी ए ओ बराबर ओ सी बराबर ओ बी बराबर ओ डी। क्यों? क्योंकि विकर्ण बराबर है। मान लो ये 6 है तो ये 6, और एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, तो ये 3 होगा, ये 3, ये 3, ये 3, तो चारों बराबर हुए। तो हम ये भी लिख सकते हैं इसको कि वर्ग के विकर्ण समान है, तो उसके जो भाग होंगे विकर्णों के वो भी आपस में क्या होंगे? बराबर ही होंगे। लेकिन कब? जब आपको यह तो दिया हो कि एक वर्ग है, तब आप ये बातें लिख सकते हो। फिर बात करते हैं इसका विलोम भी सत्य है। विलोम का मतलब क्या हुआ? जस्ट इसका उल्टा। अगर आपको ये कंडीशन दे दी, जो परिणाम है ना वो आपकी कंडीशन में गिवन दे दिया, तो आप इसके लिख सकते हो कि ये जो कंडीशन है केवल और केवल एक वर्ग में ही सेटिस्फाई होती है, इसीलिए जो ए बी सी डी बनेगा वो डेफिनेटली एक वर्ग ही होगा। ये होता है इसका विलोम। ठीक है, दिया है ए बी सी डी वर्ग है तो ये कंडीशन फुलफिल होंगी। अगर आपको ये कंडीशन दे रखी है तो आप ये फुलफिल कर सकते हैं कि ए बी सी डी एक वर्ग है। क्लियर? फिर आती है इसकी अगली कंडीशन यहाँ पे कि सभी भुजाएं समान होती हैं व सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। चार भुजाएं ए बी सी डी आपस में क्या रहेंगी? बराबर रहेंगी, और सम्मुख भुजाएं समांतर, यानी ए बी समांतर सी डी के, ए डी समांतर बी सी के। ठीक है, ये भी इसकी एक कंडीशन है, प्रॉपर्टी है इसकी। फिर अगला है वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री के समान होता है। ये भी 90 90 90 90, चारों कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री के समान होते हैं। तो ये जितने भी चतुर्भुज में थे इन सबको हमने डिस्कस कर लिया है। अब इन सभी को हम एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। समलंब चतुर्भुज होता है, उसमें सम्मुख भुजाओं का युग्म क्या होता है? समांतर होता है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं। ए बी बराबर सी डी के और ए डी बराबर बी सी के, ये होता हमारा समांतर चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज की कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही है। समलंब की कंडीशन क्या है? आमने सामने की समांतर होती है, इसमें तो आमने सामने की समांतर है, तो इस समांतर चतुर्भुज को हम समलंब चतुर्भुज कह सकते हैं। फिर अगला आता आयत। आयत की कंडीशन क्या है? आमने सामने वाले भुजाएं ये इसके बराबर व समांतर, ये इसके बराबर व समांतर होती हैं। चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं।
ठीक है। अब ध्यान से देखो, समांतर चतुर्भुज की कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही है, समांतर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, आ रही इसकी कंडीशन। तो हम आयत को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं और इसकी कंडीशन भी इसमें फुलफिल हो रही है। अब इसे समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं तो समलम चतुर्भुज भी कह सकते हैं, क्योंकि समांतर को तो क्या बोल सकते हैं, समलम चतुर्भुज बोल सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि इसकी कंडीशन इसमें फुलफिल हो जाती है। अगला आता है समचतुर्भुज, जिसकी चारों भुजाएं समांतर होंगी, सॉरी चारों भुजाएं बराबर होंगी, सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी, ए बी समांतर सी डी के, बी सी समांतर ए डी के, चारों बराबर आमने सामने के समांतर। अब इसमें समांतर चतुर्भुज की कंडीशन फुलफिल हो रही है, क्यों, आमने सामने समांतर होनी चाहिए, ठीक है जी, हो रही है, आमने सामने बराबर होनी चाहिए। जब चारों ही बराबर, मान लो 5 5 5 5, तो ये 5 आमने सामने बराबर है, ये 5 आमने सामने बराबर है, तो सम चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। समांतर चतुर्भुज है तो उसे समलम चतुर्भुज भी कह सकते हैं, क्योंकि समांतर को समलम चतुर्भुज बोला जा सकता है। इसी तरीके से फिर आता है वर्ग। वर्ग की डेफिनेशन, चारों भुजाएं आपस में बराबर हों, चारों कोण 90 डिग्री के हों, सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर हों। तो सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, ये वाली भी और ये वाली भी, तो उसे हम समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं। चारों भुजाएं बराबर होगी तो उसे हम समचतुर्भुज भी कह सकते हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो गया तो उसे हम आयत भी कह सकते हैं। कहने का मतलब वर्ग में चारों की चारों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं। समचतुर्भुज की बैठा के देख लो, चारों बराबर चाहिए, चारों बराबर है, आमने सामने समांतर चाहिए, वो भी है, तो इसे समचतुर्भुज भी कह सकते हैं। आयत की कंडीशन भी बैठ रही है इसके अंदर, चारों कोण 90 डिग्री के होने चाहिए, चारों 90 डिग्री के, तो आयत भी कह सकते हैं। समांतर चतुर्भुज की भी इसमें कंडीशन बैठ रही है और समलम चतुर्भुज की भी इसमें कंडीशन बैठ रही है। तो यानी कि वर्ग को समचतुर्भुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज भी कहा जा सकता है। इसकी जो प्रॉपर्टी थी इनकी वो भी मैंने यहाँ नीचे मेंशन कर रखी है। समलम चतुर्भुज में आसन कोणों का योग, यानी कि जो भुजाएं समांतर हों, ये दोनों समांतर हैं दोनों भुजाएं, तो ये दोनों कोणों का जोड़ कितना रहेगा, 180 डिग्री। ए प्लस डी का जोड़ 180, बी और सी का जोड़ 180। समांतर चतुर्भुज में जो इसके विकर्ण होते हैं, ए ओ बराबर ओ सी के, ओ बी बराबर ओ डी के होता है, लेकिन ए सी और बी डी आपस में बराबर नहीं होते हैं। आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस बी का जोड़ 180, बी प्लस सी का जोड़ 180, सी प्लस डी का जोड़ 180, ए प्लस डी का जोड़ 180, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इसी तरीके से आयत की भी मैंने यहाँ पे कंडीशन को नोट किया है। विकर्ण बराबर होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो विकर्ण कौन है, ए सी और बी डी आपस में बराबर होंगे। साथ ही साथ जितना ए ओ उतना ओ सी, जितना ओ बी उतना ओ डी आपस में बराबर होते हैं। और मैंने ये बताया था अगर विकर्ण समान हो तो ये चारों पार्ट भी आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। इसी तरीके से समलम चतुर्भुज, इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को लंब पे बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, मतलब ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी और ए ओ डी चारों क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। साथ ही साथ ए ओ बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ डी होता है। जितना ए ओ उतना ओ सी, जितना ओ बी उतना ओ डी होता है। और क्या होता है इसके अंदर, मैंने आपको बताया था आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, क्योंकि सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर रहती हैं। यानी कि कोण ए प्लस बी का जोड़ 180, बी प्लस सी का जोड़ 180, सी प्लस डी का जोड़ 180, डी प्लस ए का जोड़ 180 डिग्री होता है। ये हो गया हमारा समचतुर्भुज। अगला आता है हमारा वर्ग। तो वर्ग में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को लंबसम विभाजित करते हैं, मतलब ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी और ए ओ डी चारों कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। विकर्ण भी समान होते हैं, ए सी और बी डी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जितना हमारा ए ओ होगा उतना ओ सी होगा, जितना ओ बी होगा उतना ओ डी होगा, ये बात मैंने लिखी। अगर हमारे विकर्ण समान होते हैं तो उनके जो पार्ट होते हैं वो भी आपस में चारों के चारों बराबर होंगे। तो आप इस वीडियो को आराम से पॉज करके इसे नोट कर लें, क्योंकि मैंने एक टेबल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश यहाँ पे की है। ठीक है, पहले आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लें या इसके पॉज करके नोट कर लें। ये तो ऊपर का पार्ट हो गया और ये इसका नीचे का पार्ट हो गया। ठीक है, ये इसका नीचे का पार्ट हो गया। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। अब हम डिस्कस करेंगे मध्य बिंदु प्रमेय को। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है
वह इसका आधा होता है। इसका मतलब ये हुआ कोई त्रिभुज दे रखा आपको, ठीक है, जैसे कि त्रिभुज हो गया ए बी सी, इसमें कुल मिला के 3 भुजाएं, पहली दूसरी और तीसरी। बोला पहली भुजा का मध्य बिंदु लाइक डी, दूसरी भुजा का मध्य बिंदु लाइक ई। बोला दोनों को अगर हम मिला देते हैं ना, जो मिलाने वाली रेखा आती है वो तीसरी भुजा, थर्ड भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। समांतर का मतलब दोनों को कितने बढ़ा ले, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। साथ ही साथ जो डी ई है वो बी सी के आधे के बराबर होते हैं। अगर मान लो 10 सेंटीमीटर है तो 5, 20 है तो ये 10, 25 है तो ये 12.5। ठीक है, ये हमारी है मध्य बिंदु परमेय है। इसको मैंने वीडियो के अंदर एक्सप्लेन भी किया है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से होगी कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि डी और ई मध्य बिंदु है ए बी और ए सी के, तो हम लिख सकते हैं कि जो डी ई होगा डेफिनेटली बी सी के समांतर होगा व डी ई बी सी के हाफ के बराबर होगा। इसे बोलते हैं मध्य बिंदु परमेय। अब हम पढ़ेंगे इसके विलोम के बारे में। विलोम में क्या बताया जाता है कि किसी त्रिभुज की, जैसे मैं आपको लाइन बाय लाइन का मतलब समझाता हूँ। यहाँ पे ए बी सी बोला है, 3 भुजाएं हैं, 1 2 3 है, ठीक है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, मान लो एक भुजा का मध्य बिंदु हो गया डी, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, इसे 2 नंबर देते, इसे 3 नंबर दे देते हैं, ठीक है। दूसरी भुजा के समांतर, यानी डी से मैंने एक रेखा खींची है जो दूसरी भुजा यानी बी सी के समांतर है, ठीक है, डी ई। तो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता, तो तीसरी भुजा हमारी कौन सी है, ये वाली। इसको क्या करेगा, समद्विभाजित, मतलब जितना ये होगा उतना ही ये वाला पार्ट होगा। ये मैं मध्य बिंदु परमेय के विलोम में बताया जाता है। अगर इसको मैं एज अ सिंपल वर्ड में बताऊं तो क्या होगा, अगर मैं गिवन दे दे कि डी मिड पॉइंट है, ए बी का मध्य बिंदु है, और अगर मध्य बिंदु है तो ए डी और बी डी आपस में बराबर होंगे। साथ ही साथ जो डी ई रेखा खींची जाएगी वो बी सी के क्या होगी, समांतर है। अगर ये बी सी के समांतर है तो हम कह सकते हैं मध्य बिंदु परमेय के विलोम द्वारा कि जो ई होगा वो मध्य बिंदु होगा ए सी का, जिसकी वजह से ए ई और ई सी आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ये हमें बताते हैं मध्य बिंदु परमेय के विलोम में। अगला हमारा रूल है कि कोई भी चतुर्भुज कैसा भी, अगर उनके मध्य बिंदुओं को एक क्रम से मिलाने पर रेखाखंडों द्वारा बनाया गया चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज ही बनेगा। ठीक है, मैं किसी जनरल चतुर्भुज की बात कर रहा हूँ। जनरल का मतलब है कैसा भी चतुर्भुज हो, ए बी सी डी, ठीक है, जिनकी भुजाएं कितनी भी सेंटीमीटर की हों, अगर इनके मध्य बिंदुओं को मिला दिया तो इन भुजाओं को अगर मिलाते हैं, पी को क्यू से, क्यू को आर से, आर को एस से, तो जो ये आकृति मिलेगी ना डैश वाली, ये हमेशा एक समांतर चतुर्भुज ही होगा। लेकिन ध्यान रहे मैं एक जनरल क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूँ, सामान्य चतुर्भुज की, किसी स्पेसिफिक चतुर्भुज की बात नहीं कर रहा, जैसे समांतर चतुर्भुज या सम चतुर्भुज या वर्ग या आयत की। ठीक है, एक ऐसा चतुर्भुज जो नॉर्मल है, जिसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं हो, नॉर्मल चतुर्भुज हो, उनके मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति हमें मिलेगी पी क्यू आर एस, वो हमेशा क्या बनेगी, एक समांतर चतुर्भुज ही बनेगा। क्लियर। तो ये हमारे चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें।